हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल लास्ट डेट है अप्लाई करने की और बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज आप लोगों की तरफ से आ रहे थे। ये वीडियो डेडिकेटेडली आपके डाउट्स के ऊपर ही है। जैसा कि आपको बताइए कि एसएससी में कैलेंडर में लिखा हुआ है कि सितंबर अक्टूबर में आपका टीयर 1 हो जाएगा। मतलब कि अगर आप एसएससी की मान लें तो जल्दी से जल्दी भी अगर एसएससी एग्जाम करवाता है तो एटलीस्ट 60 डेज आपके पास में अभी हैं प्रिपरेशन के लिए। तो वो समय को हम कैसे यूटिलाइज करें, हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, वो मैं इसके बारे में हम बात करेंगे। टीयर 1 की कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के, उसके बारे में बात करेंगे। जेएसओ की एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि जेएसओ के लिए अप्लाई अभी तक नहीं करा है, मतलब कि फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है। उनको लगता है कि हम अप्लाई करें या ना करें। ठीक है, तो वो क्या कंडीशन होगी और किस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि किस कंडीशन में आप एलिजिबल हो, वो कंडीशन मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्योंकि यार जेएसओ की कैसी पोस्ट है ना, इसके लिए जो एज लिमिट होती है 32 ईयर्स होती है, 32 साल होती है। ये पोस्ट में 725 वैकेंसी है, मतलब कि अच्छी खासी वैकेंसी है। और इस पोस्ट में आपको टीयर 2 में बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कंपेरेटिवली इजी है पोस्ट को लेना, मतलब बाकी पोस्ट अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस पोस्ट को लेना आसान हो जाता है, क्योंकि टीयर 2 के अंदर जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट था, मैंने देखा है मेरे कॉमेंट्स में अलग अलग तरीके से, कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और उसके बाद में ये डाउट भी है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है। जेएसओ के लिए हम बात करें तो हम कब से पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या अभी से स्टार्ट कर दें या टीयर 1 का कट ऑफ निकला है उसकी बात करें। तो उसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि यार टीयर 1 का कट ऑफ आप लोगों के मन में ये रहता है कि कितना जाएगा। टीयर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम टीयर 2 के लिए हम पढ़ेंगे। जेएसओ के लिए बात करें तो क्योंकि उसमें एक अलग से कट ऑफ निकलता है जेएसओ का, तो जेएसओ का सेपरेट कट ऑफ निकलता है, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो सेपरेट कट ऑफ होने की वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 160 समथिंग कुछ कट ऑफ गया था, है ना। और ये डिपेंड करता है बहुत हद तक वैकेंसीज के ऊपर, वैकेंसी और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर वैकेंसी ज्यादा होंगी तो बच्चे पे ज्यादा अप्लाई करेंगे, बट इसमें क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग होता है तो इतना फर्क बच्चों के एप्लीकेंट्स पे नहीं पड़ता है। वैकेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर वैकेंसी हम बात करें, लास्ट ईयर थी ना वो लगभग 110 थी, आज 725 है। तो 725 बहुत बड़ा नंबर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कट ऑफ है वो बहुत कम गिरेगा। 150 यूआर का जाना चाहिए मेरे ख्याल में, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, बट फिर भी मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली पिछली बार जितना हाई कट ऑफ तो नहीं जाएगा, लेकिन कट ऑफ फिर भी थोड़ा कम होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हम टीयर 1 में कट ऑफ कितना लाएं कि हमारा टीयर 2 में अपियर हो जाए। आप एक बात समझो पहले अच्छी तरह से, जो नया वाला पैटर्न है ना एग्जाम का, जो सीजीएल 2022 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इस नए पैटर्न में है क्या एक्चुअली। आपको 3 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, यहाँ पर अगर आप टीयर 2 की बात करें तो ये पूरा 3 सेक्शन मिलाकर के पेपर 1 होता है, जो एक ही दिन में होगा। सेक्शन 1 में आपका क्वांट रीजनिंग आ रहा है, सेक्शन 2 में जीए और इंग्लिश आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, फिर एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ये तो चलो क्वालिफाइंग है, बट ये आपका मार्क्स ऐड होंगे, मतलब कि ये जो टोटल नंबर है ना, ये 390 मार्क्स हैं। उन 300 नंबर के ऊपर आपकी मेरिट बनने वाली है। मतलब कि आप जो भी परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हो, क्वांट रीजनिंग जीए इंग्लिश, ये होल सोल डिसाइड कर रहा है कि आपके रैंक कितनी आएगी, मतलब कि आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी, है ना। पोस्ट और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो पूरा पूरा खेल जो है ये इन 4 टॉपिक पे, 4 सब्जेक्ट पे। अब बच्चे ये पूछते हैं, आप लोगों के मन में आता है कि हम क्या टीयर 1 में कितना कट ऑफ लाएं या कितना हम नंबर लाएं कि हम कट ऑफ क्लियर कर जाएं। मेरी बात समझो जरा, अगर आप टीयर 1 की प्रिपरेशन को देखेंगे तो इससे वो अलग नहीं है। सब्जेक्ट वही के वही है, थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ता है और कुछ टॉपिक एडिशनल ऐड हो गए हैं। क्वांट में हम उसी में रीजनिंग में देखेंगे, जैसे क्वांट में स्टैटिस्टिक्स आता है, प्रोबेबिलिटी आने लग गया है, तो उसके सवाल थोड़ा सा एडिशनल आने लग गया। अदरवाइज आप देखेंगे तो पूरा सिलेबस सेम है। मतलब ये कि टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम है। तो आप ये कैसे सोच रहे हो कि मैं केवल टीयर को क्वालिफाई ही करूं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि मैं टीयर 1 में अच्छा स्कोर करूं। ध्यान रखना दोस्तों, को टीयर 1 में आप 175 180 मार्क्स लेके आ रहे हो, 185 लेके आ रहे हो, मतलब कि टीयर 1 के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो इसका सीधा इंपैक्ट आपके टीयर 2 के परफॉर्मेंस पे जाएगा, क्योंकि सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है। 4 सब्जेक्ट आपके टीयर 1 में आ रहे हैं, वही 4 सब्जेक्ट आपके टीयर 2 में आ रहे हैं। तो अगर आप टीयर 1 पे अच्छा फोकस करते हैं, इसको केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम में देख करके, इस एग्जाम में आप ढंग से परफॉर्म करते हैं और एक अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करते हैं और ले आते हैं, तो इसका सीधा इंपैक्ट आपके टीयर 2 की प्रिपरेशन पे और परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करो कि हम टीयर 1 में क्वालिफाई करें तो कितने कट ऑफ नंबर लेके आए।
ठीक है वो एग्जाम क्वालिफाइंग है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल क्वालिफाई करना है। मेरी सलाह आप मानोगे तो आपको टीयर 1 में टॉप करना है। मतलब ऐसा एम्बिशन बना के चलो, ऐसा कुछ करो कि आप एक बार सेट कर लो अपने लिए कि मतलब मिनिमम 180 मार्क्स तो मुझे टीयर 1 में लाना ही है। ठीक है, अगर आप ये लेके चलोगे तब जा करके आप ओवरऑल टीयर 2 में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस सेम है, टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज दिमाग में से निकाल दो कि हमको केवल क्वालिफाई करना है, हमको तो केवल टीयर 1 का निकाल के टीयर 2 में जाना है। आप बहुत सारा सब्जेक्ट जो है, बहुत कुछ ऐसा है जो टीयर 1 के अंदर पढ़ने वाले हो, उसी का रिवीजन आपको टीयर 2 के लिए करना है। तो अगर टीयर 1 में आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, टीयर 1 में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके टीयर 2 की परफॉर्मेंस पे। मतलब ये बताएगा कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स को हल्के में नहीं लेना है, प्रीलिम्स में आपको अच्छा स्कोर करना है। मेरी सलाह मानो तो 180 अपना टारगेट रखो और उसको अचीव करने की कोशिश करो। अगर नहीं भी आता है, 175 आता है, 175 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको हल्के में नहीं लेना है। टीयर 1 की तैयारी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमको केवल क्वालिफाई करना है। टीयर 1 की तैयारी हमको कैसे करना है कि हमको अच्छे मार्क्स लेके आना है, ताकि हमको टीयर 2 में कम प्रिपरेशन करना पड़े, टीयर 2 में हमको रिविजन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, हम कितने पे कट ऑफ निकल जाएगा। मैंने जीएसओ को तो आपको बता दिया 150 के अंदर ही जाएगा, है ना, जहां तक मेरा पूरा अनुमान है, क्योंकि 725 वैकेंसी बहुत बढ़िया वैकेंसी है। मेरे ख्याल में पिछले 10-12 सालों में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है, तो ये ऑल टाइम हाई वैकेंसी है। तो इसकी बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि कट ऑफ इतना ऊपर नहीं जाने वाला है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि आपको जो रैंक लगने वाली है टीयर 2 के बेसिस पे लगेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जेएसयू की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रेजुएशन में, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होगा कि इसमें क्या मांगा गया है, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो पहली बात तो वो पूछता है कि आपके 12th में मैथ्स होना चाहिए, है ना, 12th में मैथ्स हो और मैथ्स में आपके 60% मार्क्स हो, है ना, या तो आपने 12th में मैथ्स पढ़ा हुआ और 60% मार्क्स है। अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल हो जेएसओ के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एक और क्राइटेरिया है इसके अलावा, आपने ग्रेजुएशन में कभी भी, है ना, जो आपने ग्रेजुएशन किया उसमें कभी भी आपने स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा तो है ग्रेजुएशन में, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि वो सब्जेक्ट का एक, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हमने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा तो है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि वो सब्जेक्ट का नाम मार्कशीट में मेंशन नहीं है। और ये तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि देखो सीधी सी बात है, आपने सिलेक्शन ले लिया, आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब सिलेक्शन लेने के बाद में आप गए डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप डीवी के अंदर जाओगे तो अल्टीमेटली डीवी के अंदर क्या चेक होगा, आपकी मार्कशीट चेक होने वाली है। आप एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है एसएससी ने, उसको फुलफिल करते हो या नहीं करते हो, ये चेक कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी मार्कशीट्स के द्वारा। तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ग्रेजुएशन में, ये चेक कहां पर होगा, कि मार्कशीट्स में होगा। अब कभी भी क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट में ठीक तरह से स्टैटिस्टिक्स मेंशन नहीं होता है, या स्टैटिस्टिक्स लिखा ही नहीं होता है। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे, जैसे मैं बीकॉम के बच्चों की बात करूं, मैं सब बच्चों की बात करने वाला हूँ, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, है ना, बीबीए, या फिर आपने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो भी मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि ये चीज ऐसी है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि हम इसके लिए एलिजिबल है। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यार, 725 वैकेंसी है ना, एज लिमिट 32 है, क्या चाहिए और आपको। ये चीजें, ये रेयर कॉम्बिनेशन है, कभी कभी होता नहीं है। तो ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपकी मार्कशीट में। देखो सीधी सी बात है, अगर मार्कशीट में आपके अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ तो ठीक है आप एलिजिबल हो। मान लो कुछ और लिखा हो, मान लो कि ये लिखा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या फिर लिखा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, या फिर लिखा है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, या फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। मतलब कि केवल स्टैटिस्टिक्स ना लिख करके कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, मार्कशीट में स्टैटिस्टिक्स वर्ड भी कहीं पे आ रहा है ना, तो भी आप एलिजिबल हो, मतलब कि आप जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट अगर ऐसा हो जहां पर स्टैटिस्टिक्स का वर्ड आ रहा है, कॉम्बिनेशन में आ रहा है किसी के साथ में, तो आप एलिजिबल होते हो। कई बार इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होता है, बीकॉम में होता है। कई बार कोई बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स से कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कोई बीकॉम कर रहा है ना, तो वहां पर भी होता है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स।
ठीक है, तो वो भी बच्चे एलिजिबल होंगे। अब इसके अलावा मान लो ऐसा भी हो रहा है कि आपकी मार्कशीट में लिखा ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स, मान लो कि आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा, तो क्या करोगे? लेकिन आपका ये कहना है कि आपने सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ा है, क्योंकि देखो जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही नियम है एसएससी का, उसी पे चलेगा सब कुछ। जब आप डीवी के अंदर जाओगे ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो जो बंदा या बंदी आपकी मार्कशीट चेक करेगा वो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट लेके बैठा होता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, वो सिर्फ पेपर पे चलेगा। सीजीएल ने नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो ये नहीं लिख रहा है कि आपकी मार्कशीट में मेंशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो पढ़ा है का मतलब क्या है कि आपने पढ़ा हो, भले ही आपकी मार्कशीट में मेंशन नहीं हुआ किसी कारण से, तो भी आप एलिजिबल होते हो। तो क्या होता है कई बार, जैसे मैंने कई सारे बच्चों की मार्कशीट देखी है, कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है, कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपनी मार्कशीट में सब्जेक्ट के नाम मेंशन ही नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कोई बच्चे की मार्कशीट है ऐसे, ठीक है, और मार्कशीट में कभी कभी क्या हो, जैसे यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट का नेम लिखा हुआ, सब्जेक्ट नेम, नेम लिखा है। अब नेम के नीचे लाइन में इस कॉलम में क्या करते हैं पता है, वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऐसा लिखा हुआ है। पूरी मार्कशीट में कहीं सब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, ऐसे ऐसे मार्कशीट में देखी हुई है। और फिर आगे यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए 60 आ गए, 30 आ गए, 30 तो बहुत कम होते हैं, 65 आ गए, 75 आ गए, जो भी है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपकी मार्कशीट में सब्जेक्ट का नाम लिखा ही नहीं है। सब्जेक्ट की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, जो आपके सिलेबस में लिखा होगा, पेपर 1 कौन सा है उसका सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो उस केस में अब आप प्रूफ कैसे करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि हम एलिजिबल हैं जेएसओ के लिए, क्योंकि हमारे मार्कशीट में तो स्टैटिस्टिक्स लिखा ही नहीं, लेकिन हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। तो इसके दो तरीके होते हैं प्रूफ करने के। देखो सीधी सी बात है, एग्जाम सरकारी है तो कागज भी सरकारी लगेगा, वो सब कुछ सरकारी चलेगा और लिखा पढ़ी से चलेगा। किसी के मुंह से बोलने से कोई कुछ नहीं मानने वाला है। तो दो तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है और आपकी मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है ना, स्पेशली बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग के भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो बच्चे भी होते हैं कई बार ऐसे जिनकी मार्कशीट में नहीं लिखा होता है, लेकिन उन्हें पढ़ा है, उनका कहना है कि हमने पढ़ा हुआ है। तो दो तरीके से आप प्रूव करोगे, या तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो होता है उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट के नाम, है ना। और इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूँ एक, आप क्या करो, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, उस यूनिवर्सिटी के लेटर पैड पे आप लिखवा के ले आओ, क्योंकि वो भी अथॉरिटी है। अगर आपने पढ़ा हुआ है लेकिन क्योंकि किसी कारणवश उन्होंने मार्कशीट में मेंशन नहीं किया है, कभी कभी क्या होता है मार्कशीट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है कि कॉलम बहुत छोटा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट के पूरे नाम में लिख करके शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो कई बार समझ में नहीं आता कि वो सब्जेक्ट का नाम क्या है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है वो आपको हेल्प करेगा, वहां पर जाओ और बहुत ही आसानी से अगर आप उनको बोलोगे कि मैं ऐसे एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज अपने लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए, वो आपको लिख के दे देंगे, ठीक है। और वो लिख के दे देंगे तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप ऑथेंटिक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूज कर सकते हो। पास्ट में कई सारे बच्चों ने ऐसा किया है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जो मैं उनको पर्सनली जानता हूं, तो मैं आपको ये चीज अथॉरिटी से बता सकता हूँ कि ये काम आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एसएससी को या आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है उसको केवल और केवल डॉक्यूमेंट से मतलब है, उसको ये प्रूव करना है कि आपने सब्जेक्ट एज ए स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, बस इतनी सी बात है। अब वो चाहे वो मार्कशीट में लिखा हो, अगर मार्कशीट में नहीं लिखा है तो कॉलेज लिख के दे दे या फिर यूनिवर्सिटी लिख के दे दे, कोई भी लिख के दे दे, पर एक सरकारी दस्तावेज होना चाहिए। कॉलेज जो होता है वो अफिलिएटेड होता है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी जो उसको यूजीसी ग्रांट देता है, तो मतलब ये अथॉरिटी है प्रॉपर जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त है, तो इनसे अगर आप लिखवाते हो तो भी आपका काम आराम से चल जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगर आप इसके लिए एलिजिबल आपको लगता है कि आप हो, आपने पढ़ा है, तो मार्कशीट में अगर नहीं लिखा है तो चुपचाप जाकर कॉलेज से लिखवा लो, और जरूरी नहीं आज लिखवाना, ये आप कभी भी लिखवा सकते हो। आप एग्जाम दे लो, आराम से अपना क्लियर कर लो। अगर आपको लगता है उस समय पे एग्जाम क्रैक हो गया है, आपने अपने जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वहां पर आपने भरा है जेएसओ का, आपको मिल रहा है, तो आप तब जाकर के लिखवा लेना, पर लिखवा लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में केवल और केवल डॉक्यूमेंट चलेगा। मार्कशीट चलेगी या तो मार्कशीट में लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कॉलेज से लिखवा लेना पड़ेगा या फिर अपने सिलेबस दिखा दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे क्योंकि एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी क्या करते हैं, वो अप्लाई ही नहीं करते जेएसओ के लिए, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो यार, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत होने दो, है ना। कोशिश करो कि इसको आप यूटिलाइज करो। 725 बहुत बढ़िया वैकेंसी है, और ये सी वैकेंसी हर बार नहीं आती। हालांकि अब जेएसओ की जो रिपोर्ट आ रही है वो तो ये आ रही है कि अब हर साल अच्छी वैकेंसी आएगी,
बट फिर भी ये ऑल टाइम हाई वैकेंसी है। और इतनी अच्छी वैकेंसी होने का मतलब है कि जॉब मिलना कंपेरेटिवली इजी हो गया पहले से। पहले कम वैकेंसी में ज्यादा कंपटीशन था, अब कम कंपटीशन है। तो इसको छोड़ो मत, ठीक है। जेएसओ की जॉब प्रोफाइल भी जो नई वाली आने वाली, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस अब हो रहे हैं मिनिस्ट्री के अंदर, तो थोड़ा सा पावर दिया जा रहा है अब शायद जेएसओ को, तो उसके बारे में बात करूंगा मैं अलग से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है। अब बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं तो जेएसओ के लिए, ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमको पता नहीं कि हम टीयर 1 में कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें या टीयर 1 के बाद पढ़ें या टीयर 2 रिजल्ट टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद पढ़ें। तो मेरी बात सुनो, देखो सीधी सी बात है। इनफैक्ट जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो हमारे कोर्स में एनरोल भी हो रहे हैं, लगभग ये समझ लो 1250 के आसपास बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, स्पेशली सीजीएल 2024 के लिए। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई अंडमान निकोबार में कोई एग्जाम हो रहा है, राजस्थान में जो एग्जाम होता है पीएससी का, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे भी एनरोल होते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स कोर्स में। मैं केवल सीजीएल की बात कर रहा हूँ कि 1250 के ऊपर ही जा चुका है आंकड़ा, इतने बच्चे एनरोल हो चुके हैं। और सबका एक ही मोटिव है, क्लियर है, कि एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी हम चाहते हैं। अगर हम जेएसओ अप्लाई कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 22-23 साल के, जिनके पास में ऐसा नहीं कि वो केवल 30 कंप्लीट हो गया इसलिए दे रहा है, वो कम उम्र के, उसके बाद भी वो जेएसओ के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया। क्यों करा, उसका रीजन बताया उन्होंने कि हमको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना था, ठीक है, एक बैकअप रखना था। क्या मतलब बैकअप का, कि मान लो कि आप कर परफॉर्म कर रहे हो, है ना, मार्क्स आए, लेकिन मार्क्स किसी पोस्ट के लिए ऐसे नहीं आ रहे कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। आप राजस्थान में रह रहे हो, आप उत्तराखंड में रहते हो, यूपी में रहते हो, अब आपको इनकम टैक्स फैक्टर नहीं मिल रहा है किसी कारण से, तमिलनाडु मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसी कोई पोस्ट लोगे ना जो आपको आपकी होम पोस्टिंग मिल जाए, ताकि आप वहां पे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में 60-70 हजार रुपए महीने का लेकर के आप फिर से तैयारी कर सको, अपने घर के आसपास रहोगे या घर में रहोगे तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा, बजाय कि आप एक पावरफुल पोस्ट ले लो, जीएसटी इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, और चले गए आप तमिलनाडु अंडमान, तो अगर आपके घर के पास नहीं तो मतलब क्या है। तो बहुत सारे बच्चे इसको बैकअप की तरह ले रहे हैं जेएसओ को, है ना, भले ही पोस्ट में पावर नहीं है, बट टाइम काफी, तो अगर आपको स्पेयर टाइम काफी मिल जाता है, आपको कुछ करना है, पढ़ना है या कुछ करना है, तो काफी समय मिल जाता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना है, तो मेरी सलाह आपको यही है कि देखो 12 यूनिट्स पूरे सिलेबस में है। सबको ये एडवाइस देता हूँ कि कोशिश करो, हमारा जो कोर्स भी अगर आप देखोगे इसमें जितने बच्चे एनरोल हुए हैं, तो इस कोर्स में भी 12 यूनिट्स हैं और 30 से 31 घंटे का वीडियो लेक्चर था। मतलब कि हमने बहुत ही कंसाइज रखा है इसको, बहुत ही शॉर्ट में रखा है। ज्यादातर मोटिव मेरा ये होता है कि वीडियो जितना कम देखो उतना अच्छा, ठीक है, आप पढ़ लो, उसके बाद में जितनी क्वेरीज आ रही है डाउट्स मेरे से सॉल्व करवा लो, क्योंकि डाउट्स मैं पर्सनली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यार ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि मान लो आपने 12 यूनिट्स में से, टोटल 12 यूनिट्स है, 12 यूनिट में से मान लो आपने 5 यूनिट भी खत्म कर लिया, चलो 4 यूनिट ही खत्म करी आपने बिफोर टीयर 1, ठीक है, मतलब आपने 33% सिलेबस खत्म कर लिया। तो 33% सिलेबस अगर आपने अभी खत्म कर लिया ना टीयर 1 के पहले पहले, तो काफी हद तक आपको एक फायदा मिलता है। आपको लगता है कि आप काफी कुछ सिलेबस खत्म कर लिया है, कम ही पोर्शन अब पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 70-80% सिलेबस खत्म कर देते हैं बिफोर टीयर 1, ताकि टीयर 1 के बाद जब आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो केवल आप रिविजन करोगे, और यही प्रिपरेशन की सबसे बढ़िया तरीका होता है। आप ये गलती कभी मत करना कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। टीयर 1 का एग्जाम जब होगा मान लो सितंबर एंड में होता है, तो पूरा अक्टूबर में खत्म होता है, तो टीयर 1 का एग्जाम जब भी होगा ना, उसके 90 डेज के बाद होता है टीयर 2 का एग्जाम। और ये समझ होता है टीयर 2 का टीयर 1 के बीच में, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बिकॉज आपको रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना होता है। जो कुछ भी नॉलेज आपने गेन कर लिया है उसमें आपको कंसोलिडेट करना है अपनी नॉलेज को। तो वो टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ भी नया उठा के पढ़ोगे, मतलब अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो, ठीक है। तो अभी यार आपको समय बहुत अच्छा है। देखो अभी फॉर्म सबमिट हुए नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या सितंबर में टीयर 1 हो पाएगा, तो मुझे उसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि कल आपकी लास्ट डेट है 24 तारीख, है ना, लेकिन जो करेक्शन की डेट है वो 11-12 अगस्त है, शायद 11 अगस्त है। तो वहां से अगर आप 60 दिन काउंट करेंगे तो काफी आगे जा रहा है, मतलब कि अक्टूबर में आपको टीयर 1 होना चाहिए। तो टाइम काफी है, और आप अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ हिस्सा सिलेबस का खत्म कर लेते हो, स्पेशली मैं इसकी बात कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेल्प आप अपनी कब कर लोगे। टीयर 1 के बाद आपके पास वो बर्डन कम रहेगा, और जितना बर्डन आप कम रखोगे टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में, उतना ही बेनिफिट आपको रहने वाला है, ठीक है। तो ये कोशिश जरूर करना कि अभी से पढ़ लो, ठीक है। कोर्स तो बेस्ट है ये, इससे बढ़िया कोर्स आपको पूरे इंडिया में मिलने वाला नहीं है। इसी कोर्स से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, जिनका मैंने टेस्टिमोनियल डाला हुआ अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई किताब है उससे आप पढ़ना, तो उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। सलाह मेरी ये है कि इस सब्जेक्ट के लिए, एसआई ग्रेड 2 और जेएसओ कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन कुछ हद तक आप पढ़ के इसको रख दो। टीयर 1 का एग्जाम आने के पहले पहले आप एटलीस्ट 50% सिलेबस भी खत्म करोगे ना, तो आपको आगे चल के इसका बहुत बेनिफिट दिखने वाला है, ठीक है।
और देखो सीधी सी बात है, एक एक्स्ट्रा बैकअप आपको, एक्स्ट्रा पोस्ट आपको मिल रही है, एक बैकअप में एक पोस्ट रख रहे हो जो कि अच्छी पोस्ट है, तो ऑब्वियस सी बात आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत सारे डाउट्स आपके मैंने उम्मीद करता हूँ क्लियर किए होंगे, ठीक है। वो कोर्स में एनरोल करना तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये कोर्स, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, वीडियो लेक्चर है, 30 से 31 घंटे के वीडियो लेक्चर है, इसके अलावा पीडीएफ मिल जाता है, यूनिट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही जगह पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके एनरोल कर सकते हो, और कूपन कोड है इसका JSO 2024, ठीक है। कूपन कोड लगाओगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।